साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिन्हा विकलांग साथी ट्रस्ट के आज की तारीख में आखिरी जुड़े साधारण सदस्य से लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ से इस चेन में जुड़े सभी विकलांग साथियों के साथ दिव्यांगम चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। साथियों, आज हम इस आधुनिक युग में जो जी रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी ताकत है अपने संगठन की। आप ध्यान से देखें, सभी वर्गों की, सभी जात बिरादरियों की, सभी क्षेत्रों की एक अपनी अलग पार्टी, एक अपना अलग संगठन, एक अपना अलग वजूद है। आज हम उस दौर में अपने आप को पूरे मानचित्र पर कहीं नहीं पा रहे हैं। उसका कारण सबसे बड़ा एक ये है कि आज दिव्यांग समाज हाशिए से भी किनारे पड़ा हुआ है। मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, समाज ने तो हाशिए पे डाला, लेकिन अपने ही दिव्यांग समाज के लोगों ने अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग के सिद्धांत पे काम करते हुए अपने ही भाई बहनों को, अपने ही साथियों को बिल्कुल उस हाशिए से भी दरकिनार कर रखा है। स्थिति यह है कि एक एनजीओ, एक गैर राजनीतिक संगठन, एक राजनीतिक पार्टी जो विकलांगों के हित में काम करने वाले लोग हैं, ये लोग एक ही मांग रख रहे हैं कि हमारी पेंशन बढ़ा दी जाए, हमारी सामाजिक और सार्वजनिक स्थिति में सुधार हो, हमको हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, लेकिन हम लोग एक नहीं हैं। इस कारण हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। इस संबंध में मुझे आप लोगों के बीच में एक बहुत छोटी सी हास्यास्पद कहानी सुनाने में बड़ा मन कर रहा है। एक बार विदेश में कुछ लोगों ने एक रिसर्च करने के उद्देश्य से केकड़े मंगवाए। अमेरिका में रिसर्च हो रही थी। अमेरिका के लोगों ने कहा कि पूरी दुनिया के केकड़े लेके आइए, हम रिसर्च करेंगे कि किस देश की जलवायु कैसी है और वहां के केकड़े कैसे वहां जीते हैं। तो लगभग 50-60 देशों से केकड़े डिब्बों में बंद करके भेजे गए। एक डिब्बा इत्तेफाक से खुला रह गया। तो एक डिब्बा जब इत्तेफाक से खुला रह गया तो जो रिसर्च करने वाले शोधकर्ता थे उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करा। उन्होंने कहा, भाई ये डिब्बा विदेशों से लाया गया है, ये कैसे मुनासिब हुआ कि डिब्बा खुला हुआ है और यहां तक पहुंच गया, एक भी केकड़ा इसका गायब नहीं हुआ। तो वहां के शोधकर्ताओं के साथ जो उनका पैनल काम कर रहा था, उनके समाजसेवी लोग काम कर रहे थे, उन्होंने ये कहा, साहब ये खुला हुआ डिब्बा हिंदुस्तान से आया है और हिंदुस्तान की ये खासियत है कि अगर एक केकड़ा अपने बचाव के लिए कूद के हटना चाहेगा इस डिब्बे से, तो पीछे से दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के खींच ले रहा है कि अबे तू जा कर रहा है, मेरे साथ चल, आगे ना बढ़ने पा। तो ये मनोस्थिति आज पूरे दिव्यांग समाज की हो गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति तरक्की करना चाह रहा है तो उसको कोई दूसरा एनजीओ, दूसरा गैर राजनीतिक संगठन या दूसरी कोई राजनीतिक पार्टी अपने प्रयोग के लिए, अपने हित के प्रयोग के लिए प्रयोग कर रही है और उससे दिव्यांग समाज को कोई लाभ ना देने का उनका एक हिडन एजेंडा है। लेकिन कुछ विकलांग संगठन, चाहे वो भारत के दक्षिण क्षेत्र से हो, चाहे भारत के उत्तर क्षेत्र से हो, चाहे पूरब क्षेत्र से हो, चाहे पश्चिम क्षेत्र से हो, उनकी सरगर्मी और उनकी सक्रियता का एक परिचायक आज हिंदुस्तान ये बना है कि हिंदुस्तान में विकलांग जन अधिनियम 2016 को, जो 1995 में पहला बना था, उसको संशोधित करके विकलांग जन अधिनियम 2016 लाने के लिए सरकार मजबूर हुई। लेकिन उसके बाद भी
सरकार की एक मानसिकता आज तक, ये अधिनियम लाने के बाद भी आज 5 साल हो गए, इस अधिनियम को कहीं भी हम लोगों ने क्रियान्वित या पल्लवित होते नहीं देखा। कई व्यक्तिगत उदाहरण, कई व्यक्तिगत शिकायतें प्रशासनिक अधिकारियों से हम लोगों ने खुद करी। आज इन्हीं राजनीतिक संगठनों का, इन्हीं गैर राजनीतिक संगठनों का एक छोटा सा प्रभाव ये आ रहा है कि कुछ राजनीतिक दल हम लोगों से संपर्क साध रहे हैं। मैं किसी भी राजनीतिक दल की ना बुराई करने जा रहा हूं, न किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में बात करने जा रहा हूं। कुछ राजनीतिक दलों ने हम लोगों से संपर्क किया है कि आप लोग हमारे संगठन, हमारी पार्टी में न केवल जुड़ें बल्कि उसके लिए सक्रिय योगदान दें। हम लोग जो सार्वजनिक सभाएं करें उसमें दिव्यांग समाज को हम लोग आगे रखना चाहते हैं। आज की जो स्थिति है उस हिसाब से ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि इसके पीछे भी इन राजनीतिक दलों का केवल और केवल एक मंशा है कि इन रैलियों में हम कुछ 200-400, 2-4 हज़ार, 5-10 हज़ार विकलांगों को किसी तरह से ले जा करके उनकी इन सार्वजनिक रैलियों की भीड़ में केवल इजाफा कर सकें। लेकिन अगर उनकी मंशा में कहीं भी लेश मात्र भी अगर ईमानदारी है तो उन राजनीतिक दलों को पहले हमारे लिए कुछ करना होगा, अपने घोषणा पत्र में कुछ लाना होगा। आज हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण मैं व्यक्तिगत रूप से ये समझता हूं कि हमारी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति में सुधार करने वालों की जिनकी जिम्मेवारी है, उस क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व शून्य है। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम शून्य इसलिए हैं कि राजनीति में हमारी भागीदारी बिल्कुल शून्य से भी नीचे जा रही है, निगेटिव की हो जा रही है। तो जो राजनीतिक दल हम लोगों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम उनके छलावे में, उनके झाले में आ जाएं और उनके सार्वजनिक रैलियों की भीड़ बढ़ाएं। ऐसे राजनीतिक दलों से मेरा एक सीधा सा एक निवेदन है, मैं कह सकता हूं मेरी मांग है कि उन लोगों को एक पहले स्पष्ट घोषणा करनी होगी कि वो लोग हमारे राजनीतिक वजूद को कैसे देखते हैं। क्या वो हमको राजनीति में उतरने के लिए अपनी पार्टी से कुछ समर्थन देंगे? जरा सोचिए, मैं संविधान की आलोचना करने की बात नहीं कर रहा। हिंदुस्तान में 41 लोकसभा सीटें केवल इस बात के लिए आरक्षित हैं कि यहां पर अनुसूचित जाति के विकलांग ही अनुसूचित जाति का एक सामान्य व्यक्ति ही खड़ा होगा। क्या उस क्षेत्र का सामान्य या सवर्ण वर्ग क्या इस काबिल नहीं है कि वो कभी चुनाव लड़ सके अपनी सीट से? इस देश में 2 सीटें एंग्लो भारतीयों के लिए खाली हैं कि इस सीट से खाली वही वर्ग के लोग चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा में 12 व्यक्ति ऐसे चुन के भेजे जाते हैं, मनोनीत करके भेजे जाते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उदाहरण के लिए पार्श्व गायिका विश्व प्रसिद्ध लता मंगेशकर, जिन्होंने केवल गाना गाया है, उनको यह नहीं पता है कि हिंदुस्तान की रक्षा के लिए सेनाओं को कैसे तैनात करना है। हाँ, उन्होंने देशभक्ति के गीत जरूर गाए हैं। दूसरा नाम सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने मैदान पे चौवे छक्के मारे हैं, उनको एक अगर राइफल दे दी जाए तो शायद वो ना चला पाए। महेंद्र सिंह धोनी, जिनको खेल के कारण सेना में मनोनीत पद दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तमाम नाम एक नहीं, मैं किसी की आलोचना करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये लोग जा सकते हैं तो हमारे वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता? होना चाहिए। और अगर कोई भी राजनीतिक दल, मैं एक अपनी व्यक्तिगत राय के साथ, अपने व्यक्तिगत आश्वासन के साथ एक बात ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी राजनीतिक दल 1% सीट भी ये घोषित कर दे कि हमारे पार्टी से किसी भी चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभाओं के हों, चाहे वो स्थानीय निकाय के हों, हमारी पार्टी से 1% सीट विकलांगों के लिए आरक्षित की जाएगी।
जो राजनीतिक दल इस तरह की घोषणा करेगा उस राजनीतिक दल के साथ प्रवीण सिन्हा का समर्थन 110% होगा। 110% के माने मैं खुद तो वोट दूंगा ही दूंगा, उसके लिए प्रचार भी करने को तैयार हूं। आपकी राय क्या है ये मुझे कमेंट बॉक्स में इंतजार के रहेगा कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। अगर आपका समर्थन मिलता है तो सरकार पे ही के दबाव बनेगा कि वो हमारे बारे में सोचे, वरना हम लोगों को एक वो झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा। और जो 1995 में हमारे लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, हैंडीकैप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंडीकैप? कैप इन हैंड, कि ले लो कटोरा और भीख मांगो। सरकार ने हमको केवल इस काबिल समझा हुआ है। हम सरकार से अपने अधिकार की बात करते हैं। हम सरकार से ये कहते हैं कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इन विचारों के साथ हम सरकार से मांग करते हैं, हम आम जनता से मांग करते हैं कि वो हमारे सामाजिक और राजनीतिक भविष्य पर हमारी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।